साजिशें लाख बनती रही मेरी हस्ती बिटाने की, न जाने किन दुआओं ने मुकम्मल नहीं होने दिया। नमस्कार, मैं हूं अस्मित त्रिपाठी। स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आज के खास एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के वह मंत्री जिनकी हैसियत आसमां को छूती है लेकिन शख्सियत जमीन नहीं छोड़ती, जो सत्ता और सियासत के गलियारों में धमक बनाने से ज्यादा जनता के दिलों पर राज करते हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उनके पास जिम्मेदारी उस विभाग का नेतृत्व करने की है जिससे मध्य प्रदेश के हर आम और खास दोनों का सबका साथ देना पड़ता है। 2 दशक पहले उस विभाग में बरती गई लापरवाही ने 10 साल की दिव्य सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और अब मजबूत नेतृत्व ने वर्तमान सरकार को सत्ता के लिए जनता की पहली पसंद बना दिया। उस विभाग का नेतृत्व करने वाले इस मंत्री ने अपनी कार्यशैली से ज्यादा अपने व्यवहार से विभाग के अमले और जनता दोनों का दिल जीता है। आपको बता दें, ये माननीय केवल अपने विभाग के लिए उत्तरदायी नहीं है बल्कि समूचे ग्वालियर के बासिंदों की हर समस्या को सुलझाने के लिए जूझते भी हैं। शायद यही वजह है कि ये समस्याओं को सुलझाने का पूरक कहलाते हैं। जनाब को शायद गंदगी से सख्त नफरत है, तभी तो अफसर से लेकर निचले स्तर तक के कर्मचारी को कर्तव्य निष्ठा सिखाने के लिए खुद नालियों में उतर जाते हैं। और फिर रही बात उनके ऊर्जा विभाग की, तो बिजली की समस्या से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए खंभे पर चढ़ने से भी गुरेज नहीं करते। तो चलिए आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस शख्स से आप भी मिलिए। स्वागत है प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी का। साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद स्वराज एक्सप्रेस को। तो आज हम उनसे स्वराज एक्सप्रेस के इस मंच से कई मुद्दों पर बात करेंगे। सवाल हम भी पूछेंगे और चैनल देख रहे तमाम दर्शक भी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उसके पहले देख लेते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के सियासी सफर की एक झलक। उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है ये आसमान कुछ कम है। सियासत की चमक और सत्ता की धमक मुट्ठी में होने के बाद भी जनता के लिए सड़कों पर उतर कर काम करने का मादा जिस सियासतदार में हो उसकी कामयाबी अपने आप आसमान छूती है। अपनी वफादारी खुलेआम दिखाने की हिम्मत जिस शख्स में हो उस पर अपने गॉडफादर के साथ जनता जनार्दन की सरपरस्ती हमेशा बनी रहती है। मध्य प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इसी तरह की शख्सियत के लिए जाने पहचाने जाते हैं। सिंधिया राजवंश की पहचान के साथ जुड़े ग्वालियर शहर की ग्वालियर विधानसभा सीट से विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने सियासी गॉडफादर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता दोनों के प्रति अपनी वफादारी का खुलेआम प्रदर्शन करने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद भी सिंधिया के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए रेलवे स्टेशन की भीड़ में भी वो दंडवत हो जाते हैं। तो क्षेत्र के आम आदमी का संदेश मिलने पर स्कूटर से भी उनके पास पहुंच जाते हैं। नालियों की सफाई न हो तो खुद नाली में उतरकर सफाई करने लगते हैं। उनकी यह सहजता और सरलता उन्हें कैबिनेट मंत्री और ऊर्जा मंत्रालय के मुखिया से भी ज्यादा सम्मान दिलाती है। मुरैना जिले की अंबाह तहसील के नावी ग्राम के नामचीन परिवार श्री हाकिम सिंह तोमर और श्रीमती सुधा तोमर के घर 1 जनवरी 1968 को जन्मे प्रद्युम्न सिंह ने 1984 में छात्र राजनीति के साथ सियासत का ककहरा सीखना शुरू किया। उनकी आक्रामक और दमदार लेकिन अपनों के लिए जूझने वाली कार्यशैली ने सबको प्रभावित किया। इसके चलते वो बहुत जल्द तत्कालीन सियासत के महारथी महाराज माधवराव सिंधिया की नजर में आ गए। उनकी वफादारी इतनी तेजी से परवान चढ़ी कि जब माधवराव सिंधिया ने 1984 का लोकसभा चुनाव ग्वालियर से लड़ा तो प्रचार अभियान की कमान युवा छात्र नेता प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संभाली। वे 1990 से 2000 के बीच मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव और उपाध्यक्ष रहे। माधवराव जी का असामयिक निधन होने पर जब उनका सियासी साम्राज्य उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संभाला तो प्रद्युम्न उसी वफादारी के साथ उनके लिए काम करने लगे।
प्रद्युम्न सिंह 2008 में पहली बार बीजेपी के दिग्गज नेता जयभान सिंह पवैया को 2090 वोटों से हराकर विधानसभा पहुंचे। अपने क्षेत्र की जनता के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी आक्रामक कार्यशैली ने उन्हें बहुत जल्द सक्रिय और सबका चहेता विधायक बना दिया। इसके बाद भी वे 2013 के चुनाव में जयभान सिंह पवैया से हार गए। पराजय के बाद भी प्रद्युम्न सिंह निष्क्रिय नहीं हुए और 2018 में जयभान सिंह पवैया को 21,044 वोटों से हराकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और सिंधिया कोटे से प्रद्युम्न सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उन्हें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसा बड़ा महकमा सौंपा गया। उनकी वफादारी सिंधिया के प्रति रंच मात्र भी कम नहीं हुई। कैबिनेट की बैठकों में भी वे अपने इमीडिएट बॉस यानी सीएम से अपने रियल बॉस यानी महाराज के लिए भिड़ जाया करते थे। जब अपनी ही सरकार में अपमान झेल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ने का मन बनाया तो आगा पीछे सोचे बिना प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ी तपस्या के बाद मिली मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी और महाराज के साथ खड़े हो गए। जब महाराज ने बीजेपी के भगवा रंग में रंगने का फैसला लिया तो प्रद्युम्न आंख मूंद कर उस रंग में रंग गए। बीजेपी का अनुशासन और कार्यशैली एकदम अलग थी, लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ कह दिया कि पार्टी के साथ साथ उनकी उतनी ही वफादारी महाराज के प्रति है। इस साफगोई के बाद भी जब कमलनाथ सरकार की विदाई के बाद बीजेपी की शिवराज सिंह सरकार बनी तो प्रद्युम्न सिंह कैबिनेट मंत्री के रूप में उसमें शामिल हुए। उन्हें ऊर्जा विभाग सौंपा गया जो जनता से सीधे जुड़ाव के चलते बड़ी जिम्मेदारी थी। वे बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़े और जीतकर साबित कर दिया उनकी पकड़ जनता पर है। वे 2023 में चौथी बार विधानसभा के लिए चुने गए और वर्तमान में प्रदेश की मोहन यादव सरकार में भी ऊर्जा मंत्री के रूप में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे कहते हैं कि संघर्ष शब्द कहने में जितना सरल है, अमल करने में उतना ही कठिन है। लेकिन राजनीति में अगर जनसेवा को ध्येय मान लिया जाए तो संघर्ष की परिभाषा बदल जाती है। शायद यही कारण है कि वे लगभग 25 बार जेल गए और उन पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सभी में वे दोष मुक्त हो गए। आज भी कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए जनता के बीच जाते हैं। मैं ग्राम पिचौला की डीसी पे खड़ा हूँ। निश्चित रूप से इस डीसी पे बहुत लंबे समय से इस डीसी का मेंटेनेंस लंबे समय से नहीं हुआ है और ये मैं महसूस कर रहा हूँ। आउटसोर्स पे जो कर्मी हैं, जो डीपी पे जो सब स्टेशन पर रहना चाहिए, खुद गंदे नालों में उतरकर टॉयलेट में जाकर या सड़कों पर झाड़ू लगाकर सफाई करने में जरा भी हिचकते नहीं हैं। उनके कामों को उनके विरोधी भले ही सियासी नौटंकी करार दें, लेकिन प्रद्युम्न मानते हैं कि जिस जनता ने उन्हें सियासत का शहंशाह बनाया है उसके लिए यह करना उनका फर्ज है। सरल सहज स्वभाव, विवादों से दूर रहना, जनता में उपलब्धता, जनप्रतिनिधियों और अफसरों के साथ शालीन बर्ताव प्रद्युम्न सिंह का सबसे मजबूत पक्ष है। उनके बारे में कहा जा सकता है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। अजय त्रिपाठी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो ये था हमारे ऊर्जा मंत्री का सियासी सफर। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों से सवाल पूछे, उसके पहले चूंकि मैं यहाँ हूँ तो ऊर्जा मंत्री जी से मैं अपना पहला सवाल कर लेता हूँ। मंत्री जी, जैसा कि अभी कहा गया, निश्चित तौर पे आपको सफाई पसंद है, कर्तव्य निष्ठा पसंद है, आपके पास विभाग है तो उस विभाग में जनता से जुड़ी समस्या तुरंत सुलझे, ये पसंद है। लेकिन कांग्रेसी लोग इसको एक तरह से नौटंकी करार देते हैं, आपकी साफ सफाई पसंदीदा को, खंभे में चढ़ जाने को। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जी। कांग्रेस के मेरे मित्र क्या कहते हैं जी, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये बचपन से मेरी एक आदत मैं संभाल रहा।
लोगों की सेवा करना, लोगों की समस्याओं के लिए हल करने के लिए प्रयास करना। जी। अब जैसे जो कांग्रेसी लोग कहते हैं, जैसे मुझे लगा कि इस घर में पानी भरा हुआ है। मैं एक घर का सत्य घटना बताना चाहता हूं कि पानी भरा हुआ था, मां की आवाज आती है कि बेटा मेरे घर पानी भरा है। जी। और मैं देखता हूं कि बगल की नाली में अवरोध है। जी। निश्चित रूप से मैंने नगर निगम को भी निर्देश दिए, पर मैंने उस समय तत्काल निर्णय लिया, अगर ये मेरी मां होती तो क्या ये पानी में बैठी होती? जी। तत्काल मैं नाली में से मैंने अवरोध हटाया, पानी उस घर का निकलना शुरू हुआ। जब मैं उस मां के पैर छूने गया, आशीर्वाद लेने गया, तो मां ने मुझे आशीर्वाद दिया। जी। और वही आशीर्वाद, वही शक्ति मुझे एक ऊर्जा देती है, और ऊर्जा जब प्रदान करती है तो उससे मुझे और शक्ति से कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए मैं ये सेवा, तो ईश्वर ने मुझे अवसर दिया है। अब एक तत्कालिक घटनाक्रम, अभी आप मुझे दृश्य में देख रहा था, एक मां के मैं पैर दबा रहा था। जी। उस मां ने मुझे, मैं अपनी अभी महासदस्यता अभियान के लिए पदयात्रा कर रहा था, तो मां मुझे एक दुकान के कोने पे बैठी मिली। जी। मैंने मां से पूछा मां कैसी है? मां ने कहा मैं अच्छी हूं। मैंने उसका थोड़ा सा पैर दबाया, तो मां मैंने क्या करती हो? बोले मैं 3 घरों में पोंछा बर्तन साफ करने का काम करती हूँ। मां ने कहाँ रहती हो? बोले मैं अपने ही जो जिनके यहाँ काम करती हूँ, गोयल, उनके यहाँ रहती हूँ। मैंने कहा तुम्हारे कोई नहीं है? बोले मेरे बेटा था, वो मेरा शांत हो गया, पति मेरा शांत हो गया, मेरा ना घर है ना बाहर है, मैं बस गोयल साहब के यहाँ रहती हूँ। तो कोई सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? तो माँ बोली कि मेरे को सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। तो देखिए, उस माँ को, विधवा है तो विडो पेंशन मिलना चाहिए, माँ गरीब है तो उसे राशन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। तत्काल उस योजना के लिए मैंने अभी 4 दिन का घटनाक्रम है, मैंने उसकी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले उसकी कागज तैयार कराने का काम शुरू कर दिया है। तो आप ये देखिए कि उस माँ का जो दुआ और आशीर्वाद मिल रहा है, उसके कारण ही तो एनर्जी, उस ताकत मिल रही है जो मैं काम कर पा रहा हूँ। जी। तो कांग्रेसी मित्र मेरे अगर नौटंकी कहते हैं, तो मैं दूसरा एक सवाल और करना चाहता हूँ जी, कि जब सेवक प्रद्युमन सिंह नाली में घुस करके सफाई करता है तो वो नौटंकी है। अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी एक रूम में सफाई करती हैं तो उससे क्या कहेंगे वो? इसका जवाब मुझे आज तक उन साथियों से नहीं मिला। जी, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि जनता का सवाल का सिलसिला शुरू हो उसके पहले, एक तो आप ऊर्जा विभाग, जब शिवराज जी की कैबिनेट बनी, ऊर्जा विभाग आपको मिला, फिर से ऊर्जा विभाग मिला। निश्चित तौर पे जब शिवराज कैबिनेट बनी और ऊर्जा मंत्रालय आपको मिला, उस दौरान कोरोना का भयानक संकट था उस समय, और सब लोग घरों में कैद थे, थोड़ा गर्मी का भी समय था, तो घरों में कैद थे, तो एसी भी चल रहे थे, लाइटें भी जल रही थी। उस दौरान आपने कैसे मैनेज किया अपने विभाग को कि सब लोग, कम से कम कोरोना की महामारी से लोग परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, हॉस्पिटल में लाइट की जरूरत अलग अलग जगह, तो किस तरह से आपने मैनेज किया कि आप लोगों को इस बात की परेशानी नहीं होने दी उस दौरान? खासकर मैंने भी अनुभव किया कि उनको बिजली के कारण परेशान न हो। कैसे? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कोरोना काल में जब लोग अपनों के बीच से भी दूरी बना रहे थे जी, उस दौरान के कई दृश्य आपके इस अभी टेलीविजन पे भी दिखाए जा रहे हैं। जी, यह सेवक उन दिनों जनता के बीच जाकर के, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके निरंतर उनके बीच रहा और अधिकारियों की सतत मॉनिटरिंग करते रहे। हम लोग, हमारे माननीय उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी लगातार सतत संपर्क में रहे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, चाहे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही थी। और वो मैंने जो कहा कि लोगों का जो आशीर्वाद, जब लोग अपने घरों पे बैठे हुए थे कोरोना काल में,
तब आपको मालूम हो लॉकडाउन हुआ था, जी तो लोगों को राशन, सब्जी, तेल इसकी भी कठिनाई आई थी। जी तब इस समय ये सेवक उन पहाड़ों पर, मेरे इलाके में कई पहाड़ी इलाके भी जी। हैं, सत्यनारायण की टेकरी है, चाहे आपका किला तलहट, कई इलाके ऐसे गोलंदाज मोहल्ला, वहाँ पे कंधे पर कट्टे रख करके लोगों के बीच राशन सप्लाई कर रहा था। उनसे ये पूछ रहा था कि आपके घर में बिजली की सप्लाई ठीक है कि नहीं है, आपके घर पानी की सप्लाई ठीक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उस समय उन दिनों में भी यह सेवक उन सब स्टेशनों का जी अवलोकन करना, अगर कहीं एक हमने उस समय एक कंट्रोल रूम बनाया था, कंट्रोल रूम पर लोगों की शिकायतें सुन करके उनका तुरंत निराकरण करने का काम हमने किया। और ये मेरा जो हमने किया, ये हमारा कर्तव्य था, ये हमारा दायित्व है, जी क्योंकि जनता से जो टैक्स मिलता है, जो तमाम टैक्सों से सरकार के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस रेवेन्यू से में से 2.25 लाख रुपए की लगभग का मानदेय जी मुझे सरकार देती है। तो ये मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। जी तो कोरोना के समय जब मैंने सुना है कि आप कोरोना पीड़ित भी हो गए थे, उस दौरान भी आप ये सब काम करते रहे, आपको डर नहीं लगा इतनी महामारी से? मुझे यही मैं कहना चाहता हूं कि वो दुआएं जी जो मिलती हैं, जो कोरोना काल में लोग अपनों से दूर थे, उस समय भी ये सेवक उन कोरोना काल में अस्पताल के वार्डों में घुस करके जी उन लोगों के बीच उनके मनोबल को, संबल को बढ़ाने का काम बखूबी ईमानदारी से करने का काम किया है। और उनके से जो आशीर्वाद और दुआ मिली, उसके कारण मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा। अब देख रहे होंगे ये मेरी मां के जो पैर दबा रहा हूं जी ये अभी तत्कालिक फोटो है। जी आप ऐसे कई घटनाक्रम देखेंगे तो जो लोगों का दुआ और आशीर्वाद जो मिलता है, वो मेरे संबल को बढ़ाता है, मेरे को ताकत देता है, मेरे को ऊर्जा देता है, और उस ऊर्जा के साथ मैं ये सेवक काम करने के लिए तत्पर रहता है। मैं एक तस्वीर मैंने देखा, आप बिजली खंभे में चढ़ रहे हैं, आए दिन ऐसी तस्वीर आती रहती है कि लाइनमैन चढ़ा और करंट लगा और वो उसकी लीला समाप्त हो गई। आपको डर नहीं लगा? देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यह सेवक निश्चित रूप से जब लाइन पे चढ़ा तो लाइन के ये सुनिश्चित किया कि लाइन उसमें कटी हुई थी जी। उसका, परंतु मैं देख लाइन रहा था, कटी रहती है, लेकिन कभी कभी गलती से आप भी देखे होंगे दृश्य लाइनमैनों का। ये रिस्क है जीवन पे। पर उन लोगों को, जिन लोगों को हमारे विभाग की कुछ लापरवाही, जैसे मैं देख रहा था कि उस पेड़ के ऊपर जी जब उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है इतने महीने में जी, और मैंने कहा मैंने क्यों नहीं हो पा रहा है, तो लाइनमैनों को उनका, वो भी मेरी तरह इंसान है जी। मैंने इसको प्रैक्टिकल समझना चाहा क्या कठिनाई है। जैसे ही मेरे को कुछ कठिनाई समझ में आई तो आप देखिएगा कि उनके लाइनमैनों को उनके मेंटेनेंस के लिए किटें मैंने तत्काल, नियम में पहले भी मिलती थी पर जहाँ नहीं थी वहाँ पे उनको किटें प्रदान कराई गई। उनको सारे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो जरूरत के थे वो उपलब्ध कराए गए। उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया और उसके लिए हमने 1000 रुपया लाइनमैन को जो है ना सुरक्षा भत्ता भी हमने बढ़ाया दिया। ये काम किया हमने। चलिए, हम आप और जनता के बीच में काफी देर तक अवरोध नहीं बनना चाहते। सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। भोपाल से हमारे दर्शक हैं, कुसुम जी का सवाल है। कुसुम जी अपना सवाल करें। मेरा आपसे सवाल है, प्रदेश की राजधानी है भोपाल, लेकिन आए दिन शहर के कई इलाकों में बिजली कटौती होती है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली बंद रहती है। देखिए बहन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि बिजली कटौती, मेंटेनेंस, जैसे आपकी स्कूटी होगी, आपके घर में अगर मम्मी पापा के पास कार होगी तो एक निश्चित किलोमीटर चलने के बाद उसकी सर्विस होती है और उस सर्विस अगर नहीं हो तो वो इंजन बैठ जाएगा जी। तो ऐसे ही हमारी लाइनों का, हमारे ट्रांसफार्मरों का, एक तो मेंटेनेंस के लिए हमको मेंटेनेंस के लिए समय चाहिए, मेंटेनेंस करना अनिवार्य है। दूसरा, आप देखिए भोपाल का इन दिनों में कितना विकास हुआ है जी। कोलार रोड देखिएगा, कई रोड मैं बता रहा हूं। आप रेलवे की का स्ट्रक्चर जो है
हमारे मेट्रो ट्रेनों का के लिए रेलवे लाइन का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, हमारे सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, तो और हमारे भी ट्रिपल IDX के हजारों करोड़ के विकास अधोसंरचना विकास कार्य हो रहे हैं, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, नई नालें लग रहे खिंच रही हैं, तो उनके लिए भी हमको लाइन अवरुद्ध करना पड़ता है। ऐसे अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, लाइन शिफ्ट होगी तो उसमें लाइन चालू तो नहीं रखी जा सकेगी जी, तो लाइन अवरुद्ध होगा। तो ये विकास और मेंटेनेंस के अलावा अपवाद स्वरूप कोई ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, आंधी तूफान में कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाए, उसके अलावा हमारे पास बिजली कटौती नहीं होती है, विद्युत अवरोध पैदा नहीं होता है, और इस समय हमारा सरप्लस स्टेट है, ये मैं कहना चाहता हूं जी। चलिए, भोपाल से ही हमारे दूसरे दर्शक हैं, दामोदर जी हैं। दामोदर जी, अपना सवाल करें। आपसे मेरा सवाल है कि विद्युत नियामक आयोग हर बार आपकी ARR रिपोर्ट यानी एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट कर देता है। इसका साफ मतलब है कि आपके पास आमदनी और खर्चों का सही आंकलन नहीं है। मैं इसका प्रश्न का जवाब बड़ा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो बैलेंस शीट हमारी प्रस्तुत की जाती है, इस बैलेंस शीट के बावजूद भी नियामक आयोग अपनी सुनवाई करता है, लोगों के माध्यम से चैम्बर ऑफ कॉमर्स बुलाएगा, आम जन को मिलाएगा, एक सुनवाई करती है, एक अपनी खुद की समीक्षा करती है, और समीक्षा के बाद नियामक आयोग अपनी विद्युत दरों का निर्धारण करती है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार द्वारा 18 के 19 20 के बाद आई है, तो हमने देखा, आप देखेंगे वर्ष 2020 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उस समय मैं भी मैं खाद्य मंत्री था, उस समय 7% वृद्धि हुई थी जी, और जितनी वृद्धि हमने 21, 22, 23, 24 में टोटल 7% वृद्धि नहीं की है। ये हमारा मैनेजमेंट है, ये रिकॉर्ड है, हमारा कोई आपसे बात कर रहे हैं, ये आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा जी। तो हमारी जो आपका प्रश्न है, ये लगभग इस प्रश्न का जवाब है जी। चलिए, भोपाल के बाद इंदौर चलते हैं सीधे, जहां इंदौर से हमारे एक दर्शक सवाल कर रहे हैं। नवीन जी, सवाल करें। मेरा मंत्री जी से ये सवाल है, बिजली थाने बनाने की योजना बहुत पहले से चर्चा में चल रही है, लेकिन कहीं अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज भी बिजली कर्मचारियों की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। इसके लिए आपका क्या कहना है, और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है श्रीमान। निश्चित रूप से समय समय पे विभिन्न योजनाएं की चर्चाएं चलती हैं, थाना बनाने की भी चर्चा है, उस पर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं। पर आपको मालूम है कि जब हम एक घर अपना चलाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर बनाते समय में आपने देखा होगा कि जो बजट होता है जी, तो कभी कभार हम बजट हम पे है तो हम 2 मंजिल बना देते हैं, अगर बजट हम पे कम है तो हम 1 मंजिल इमारत बनाते हैं। उसी प्रकार से प्रदेश सरकार, जो मैं पहले कह चुका हूं कि जनता से कई अनेक तरह के जो टैक्स आते हैं, हम ट्रस्टी हैं, ट्रस्ट जो पैसा आता है उससे ट्रस्टी है, वो पैसा इकट्ठा होता है, फिर किन किन मदों, किन किन विभागों की किन किन योजनाओं के लिए कितना पैसा सुरक्षित किया जाए, आवंटित किया जाए। निहात रूप से सबसे पहले जरूरी है कि हम किसानों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, लोगों को, उद्योगों को रोजगार, जो रोजगार के अवसर भी देता है उद्योगों को, उनको हम बिजली दें। और आप देखिए कि हमारी प्रदेश सरकार लगभग 26,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है जी। हाँ, तो हम योजनाएं बना रहे हैं लगातार। जैसे कर्मचारियों की सुरक्षा की बात की है, निश्चित रूप से कई बार घटनाक्रम हुए, उनमें हमने पुलिस की तरफ से कार्रवाई की है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं, और कार्रवाई होकर के वो लोग, कई लोग जेल भी गए हैं, आज उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा है सही मुद्दा उठाया है, और हम इस पे विचार कर रहे हैं और आगे भविष्य में कुछ अमल करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इंदौर से ही एक और दर्शक है जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। सवाल कीजिए।
नमस्कार ऊर्जा मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो पूर्व में समझौते हुए अन्य राज्यों के साथ बिजली संबंधी, तो देखा जा रहा है कि उन समझौतों के कारण बिजली संकट का सामना हमारे मध्य प्रदेश को करना पड़ रहा है। तो क्या आपसे निवेदन ये है कि क्या आप उन समझौतों की समीक्षा करेंगे जिनमें कुछ विसंगतियां हैं जिसके कारण इन मध्य प्रदेश को बिजली संकट भोगना पड़ रहा है? ना पड़े। ये मैं आपसे, ये आपका कहना, सम्मानित साथी से मैं कहना चाहता हूँ, ये उचित नहीं है। जी, गलत समझौतों से कारण कोई विद्युत संकट बढ़ रहा है। उल्लेखनीय ऐसे रबी मौसम है, तो रबी मौसम में हमें विद्युत की मांग अधिक होती है। जी, उस समय हम बिजली खरीदते भी हैं। जी, दूसरे प्रदेशों को हम बिजली बैंकिंग करते हैं। जी, कब? जब हमें हमारी मांग, जिस समय हमारी मांग कम होती है, जी, और रबी के समय में वो बिजली हम उनसे लेते हैं। दूसरे प्रदेशों में जब बिजली की मांग होती है तो उन प्रदेशों को हम बिजली बैंकिंग, उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी बैंकिंग करते हैं। इसलिए ये कहना आपका उचित नहीं है। हम कोई गलत समझौता नहीं कर रहे। अब जैसे अगर बिजली की मांग आज कम है, वो बिजली हमारी कहाँ जाएगी? तो उसके लिए हम बैंकिंग करते हैं। जब हमारी जरूरत पड़ती है तो बैंकिंग से बिजली लेते हैं। उनका मैंने कहने का ये कि आपके ऊर्जा मंत्री ना रहने पर, जब आप नहीं थे उस दौरान कुछ कंपनियों से ऐसे समझौते हुए जिसके कारण आपको मजबूरी में समझौते के कारण उतने रुपए कुछ कम में बिजली देनी पड़ रही है। वो सवाल है सर। ये जो आपने बात कही है, जो बात है, अब देखिए उस समय 2003 और 4 में बात करिएगा जी। 2003 और 4 में जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट गई, आपको कांग्रेस गवर्नमेंट में आपको मालूम हो कि रोज रात को लोग घूमते थे जी, नौनिहाल पर, माँ अपने पल्लू से हवा करती थी, चीखता था जब वो। जी, उस बिजली की कमी को उस समय महसूस किया गया। तात्कालिक बिजली, उस समय तात्कालिक बिजली हमको खरीदनी थी, जरूरत थी, क्योंकि प्रदेश की जनता की मांग है। गरीब बेटे को पढ़ाई के लिए भी चाहिए, उद्योगों के लिए भी चाहिए, किसानों को भी चाहिए। इन सब मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस समय जो परचेज एग्रीमेंट किए, उस समय की जो रेट थी, उस समय जो मांग की जरूरत थी, उस समय जो बिजली थी, उसके अनुसार से पीपीए किए गए जी। अब वो पीपीए 25 साल के लिए हुए। आज हमारा सौर ऊर्जा पर जो फोकस हो रहा है, तो सौर ऊर्जा की बिजली हमको सस्ती मिल रही है जी, परंतु उस समय की आवश्यकता अनुसार वो एग्रीमेंट किए गए थे, उनको हम आगे जारी रखे हुए हैं। जैसे आज सौर ऊर्जा पे मैं बात करना चाहता हूं, हो सकता है कि सौर ऊर्जा पे आज बिजली 3 रुपए 22 पैसे यूनिट मिल रही है, कल और कोई नई योजना आ जाए, कोई स्कीम आ जाए, तो शायद बिजली थोड़ी और सस्ती हो जाए। तो उस समय आप आने वाले जो समय होगा, उस समय आज के निर्णय को गलत ठहराया जाएगा। तो ये मैं इससे सहमत नहीं। जबलपुर चले उससे पहले एक हमारा, काफी देर से मैं सोच रहा हूं मैं सवाल कैसे करूं आपसे। सवाल ये है, आप ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा भी अच्छी खासी है, अच्छे खासे लोगों को मैंने देखा है जिनकी प्रैक्टिस न हो, मतलब हमारे मजदूर जो सफाई करते हैं, आप घंटों फावड़ा चला रहे हैं, नाली पूरी पूरी साफ कर दे रहे हैं। ये क्या आप सुबह वर्जिश वगैरह करते हैं जो आपके पास इतनी ताकत आती है? ऊर्जा कहां से है? देखो, मैंने आपसे क्या कहा, आप सफाई कर्मी तो हैं नहीं, लेकिन फिर भी आप घंटों। पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं जी, आपके अंदर भावना क्या है? जी, आपने एक प्रश्न अभी मुझसे थोड़ी देर पहले किया था जी, नौटंकी। जी, जमीन पर अगर आप सही वास्तविक रूप से लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे तो वो सेवा है, उससे लोगों की दुआएं मिलेंगी, आशीर्वाद मिलेगा और एक ऊर्जा प्राप्त होगी। और सिर्फ आप दिखावा करेंगे तो वो एक नौटंकी होगी। जो मैंने अभी कहा आपसे कि एक कमरे में झाड़ू लगाई जाती है, तो उसके बारे में कांग्रेस कुछ नहीं कहती है। तो मेरा ये कहना है कि ये लोगों की दुआएं और आशीर्वाद जो मुझे मिलता है, जो मेरे को ऊर्जा मिलती है, वो शक्ति मुझे काम करने की ताकत देती है। और वही ताकत मुझे घंटों फावड़ा भी चला सकती है। वो कई किलोमीटर तक की यात्रा, चाहे मैं माँ पीताम्बरा के दर्शन ग्वालियर से पद यात्रा करके गया था, 75 किलोमीटर की पद यात्रा पूरी की थी, वो शक्ति ही मुझे
काम करती हैं। मतलब अच्छे लोगों को मैंने देखा कि आधा घंटा फावड़ा नहीं जा सकता, घंटों मैंने जो देखा भी है और लोगों से सुना भी है। चलिए जबलपुर चलते हैं। जबलपुर से हमारे साथ दर्शक है रविकांत जी। रविकांत जी सवाल करें। मेरा सवाल ये है कि रेलवे जैसे बड़े कस्टमर जो कि विद्युत मंडल से अलग हो रहे हैं और वो अपनी बिजली की व्यवस्थाएं खुद कर रहे हैं, तो इससे विद्युत मंडल को वित्तीय नुकसान होगा, तो इसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप? देखिए, आपने बहुत सही बात मुझसे कही है कि रेलवे एक 2000 के उपरांत विद्युत उत्पादन सभी के लिए ओपन किए गए थे और उन बड़े लोगों ने जैसे रेलवे बड़ा एक हमारा उपभोक्ता था, उनको सस्ती बिजली मिली, उसके लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया, उन्होंने ग्रहण किया। निश्चित रूप से तत्कालिक समय थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई, पर हमारी प्रदेश सरकार ने क्या तय किया कि हमारे यहाँ उद्योगों को थोड़ी सी छुट्टी दी, उद्योगों को बढ़ावा दिया और हमारे एक समय जो हमारी खपत 2002 और 3 में मांग होती थी 6000 मेगावाट, आज वो 16-17 हजार मेगावाट तक जा रही है मांग जी। तो ये सब जो हमारे प्रदेश का जो विकास हुआ, औद्योगिकरण हुआ, जो लोगों के घरों पे भी विद्युत की मांग बढ़ी, उसके कारण आज की डेट में हमें कोई कठिनाई नहीं आ रही है। तो जबलपुर से ही हैं दिनेश शिवहरे जी हैं। दिनेश जी अपना सवाल करें। बहुत सारे काम मध्य प्रदेश बिजली विभाग के बाहर की कंपनियों को दिए जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हैं। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न तो ये है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्यों दिया जा रहा है, और यदि मध्य प्रदेश की बाहर की कंपनियों को दिया जा रहा है तो ऐसा क्यों है, जबकि मध्य प्रदेश में भी सक्षम कंपनियां हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। और दूसरा मेरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि यदि आपके पास सरप्लस बिजली है तो आम पब्लिक को आप उसमें डाउन रेट में क्यों नहीं दे रहे हैं, उसके रेट्स कम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने अभी एक बात कही कि हमारे पास सरप्लस बिजली है, तो सरप्लस मैंने अभी आपको जवाब दिया था कि जो बिजली सरप्लस होती है, जो हमारी मांग कम होती है, उस समय हम बिजली दूसरे प्रदेशों को बैंकिंग करते हैं। जब रबी में हमारी मांग बढ़ती है तो हम बिजली उसमें उधर से लेके इधर ट्रांसफर करते हैं। दूसरा प्रश्न आपने जो किया है जी, जिस दर पर हमें बिजली मिल रही है, हमारी जो कंपनियां हैं वो बिजली खरीदती हैं और बिजली बेचती हैं जी, तो उसका भी हमें मिलान रखना होता है, उसका भी तालमेल बैठाना पड़ेगा जी। इसलिए यो बात आपने कही है कि हम पे सरप्लस बिजली है तो सस्ती दो, तो भाई ये तो रेट नियामक आयोग तय करता है जी, जो स्वतंत्र संस्था है। दूसरा आपने कहा टेंडर की बात, तो एक टेंडर प्रक्रिया खुली ओपन होती है और उसमें कोई भी भाग लेता है और ई टेंडरिंग होती है, तो वो निविदाएं खुलती हैं। हो सकता है कोई आदमी गलत डॉक्यूमेंट लगा करके, अब जैसे किसी दूसरे प्रदेश में वो ब्लैक लिस्टेड है जी, उसने जानकारी नहीं दी है, तो हो सकता है कोई टेंडर मिल गया हो, पर आपने मुझे मेरे संज्ञान में लाए हो। मैं निश्चित रूप से आपको मित्र ये विश्वास दे रहा हूं कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो ब्लैक लिस्टेड होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। चलिए निश्चित रीवा चलते हैं, जहां से यज्ञ प्रताप जी अपना सवाल करना चाह रहे हैं। यज्ञ प्रताप जी सवाल करें। सोलर एनर्जी को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी इसकी सराहना कर चुके हैं। मेरा सवाल ऊर्जा मंत्री जी से है कि क्या सोलर एनर्जी मध्य प्रदेश का बिजली संकट दूर कर पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सोलर पर जो हमें जो बिजली तैयार हो रही है, आप ये देखिए कि हमारा रीवा सबसे बड़ा 750 मेगावाट जी, जिससे हम आज मेट्रो रेल दिल्ली दौड़ रही है जी, 1500 मेगावाट का आगार नीमच, 278 मेगावाट का ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग
प्लांट हमने लगाया है। अभी मुरैना में हम सोलर पार्क में लगभग अपने तरफ दौड़े हैं, मतलब काम की गति को बढ़ा रहे हैं। कुसुम ए है, कुसुम सी है। तो इसके कारण जो बिजली हमको दिन में मिल रही है जी। तो आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश ने अप्रैल से 20% ऊर्जा प्रभार हमने उद्योगों को छूट दी है, कम दर पर बिजली दे रहे हैं, जिससे उद्योग मध्य प्रदेश में आए, रोजगार के अवसर पैदा हों। लोगों को उद्योग आएंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो इसके लिए हमारा काम हम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम सोलर में काफ़ी प्रगति की है। आप देख रहे होंगे कई सरकारी ऑफिसों में, आज मैं ऊर्जा मंत्री हूं, मेरे C18 घर पे भी मेरे यहाँ सोलर ऊर्जा का प्लेटें लगी हुई हैं, जिनके कारण निश्चित रूप से बिजली सस्ती भी मिल रही है और उसका सही उपयोग भी हो रहा है। और बिजली की मांग के अनुसार हमारी जितनी मांग बढ़ रही है उतना बिजली हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और ये कोशिश है कि इससे कि किसानों को, जो अभी रात आप देखो तो कड़ाके की सर्दी में जो सोने का वक्त होता है आदमी को, उस समय किसान रात में पानी देता है। हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में हम उन्हें दिन में बिजली दें। ये बहुत बड़ी राहत होगी, खासकर किसानों के लिए कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से वो पानी देते हैं फसलों में और रात भर जगते हैं। अगर ये आप जिस दिन आप कर देंगे तो निश्चित तौर पे ऊर्जा विभाग और हमारे किसान निश्चित तौर पे संतुष्ट हो जाएंगे पूरी तरह से, और ऊर्जा विभाग निश्चित तौर पे सराहना का एक विभाग हो जाएगा। विमलेश त्रिपाठी रीवा से हैं। विमलेश जी, सवाल करें। माननीय ऊर्जा मंत्री, मध्य प्रदेश शासन से मेरा सवाल है कि आपके पुराने PPA जिन नियमों शर्तों के आधार पर हुए थे, अब वो काफ़ी चर्चा में हैं और उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या इसकी आप समीक्षा करेंगे माननीय ऊर्जा मंत्री जी? पुराना वही PPA जो हुआ है आपको पहले ही इसका मैंने जवाब दिया है कि आप देखिए कि 2002 और 3 में जी हमने अभी समीक्षाएं भी की थी। 2002 और 3 में जिस समय बिजली की मांग ज्यादा थी जी और उत्पादन हमारे यहाँ कम था, घंटों लाइट नहीं रहती थी, 6-6 घंटे लाइट करती थी। आपको ध्यान हो कि बल्लभ भवन में भी, जहां पे मुख्यालय है पूरा प्रदेश का, वहां पे भी घंटों लाइट कटी रहती थी। तो इसके ध्यान में रखते हुए हमारी तत्कालीन उस समय की सरकार ने बिजली क्रय करने का फैसला किया। तो उस समय की जो दर थी, उस दर पर तत्काल उस समय की जो दर थी, उस दर पर बिजली उस समय नहीं लगा के महंगी थी जी। पर धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ते गए, हमारे सौर ऊर्जा के प्लांट आ गए, हमारा पानी के इकाइयां बढ़ गई, तो निश्चित रूप से बिजली का उत्पादन थोड़ा सा सस्ता हुआ है जी। परंतु बिजली की जितनी अभी मांग है उसके अनुरूप उतनी सस्ती बिजली मध्य प्रदेश को अभी उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल। आप तो इसलिए ये कहना गलत है कि बिजली कोई महंगी खरीदी जा रही है, जिससे कोई जनता के ऊपर कोई भार है। चलिए हम रीवा चलते हैं, जहां से सागर चलते हैं, जहां से एक दर्शक सवाल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी जी के 1-2 सवाल हैं जो आपसे करेंगे। हम सागर से हमारे दर्शक सवाल कर रहे हैं, सवाल करें। माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, आपसे सवाल है कि विद्युत वितरण में निजी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के कई शहरों में काम देने का प्रयोग आपने किया था, क्या वो सफल है या असफल है? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सका, एक बार दोबारा पूछेंगे। निजी क्षेत्रों में विद्युत वितरण का काम देने का प्रयोग मध्य प्रदेश के कई सागर में ही दिया था वो, उसका बिलिंग वगैरह का काम, क्या वो सफल हुआ है या नहीं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिजली का जो हमने निजीकरण के लिए कई कंपनियों को उस समय सागर है, उज्जैन है, भोपाल आदि में फ्रेंचाइजी दी थी जी। आज निजी कंपनियों को विद्युत का काम दिया गया था। अधिकतर फ्रेंचाइजी कंपनियों का कार्य संतोषप्रद नहीं था, तो आज की स्थिति में कोई प्रस्ताव नहीं है जी, वो सब बंद है इस समय। हाँ, वहाँ जी कंपनी को दिया था सागर में, फिर काफी उसका विरोध भी हुआ था, विरोध हुआ, उसके बाद बंद कर दिया हमने जी, जनता की मांग को ध्यान में रख। चलिए अजय जी, हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर अजय त्रिपाठी हैं, अपना सवाल करना चाह रहे हैं। अजय जी सवाल करें अपना
मंत्री जी से। एसपी साहब, मेरे का पहला सवाल ऊर्जा मंत्री जी से ये है कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार कॉलोनियां डेवलप हो रही हैं, झुग्गी बस्तियों को रिप्लेस किया जा रहा है, उससे कॉलोनियां बनती हैं। अवैध कॉलोनियों का विद्युतीकरण एक नई चुनौती और बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए कोई सरकार की प्लान है? अरे बहुत अच्छा, अभी आपने कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को जानकारी भी भेजी थी। अभी हमने अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण के लिए एक योजना बनाई है कि 3 साल तक जो अवैध कॉलोनियां हैं उनका विद्युतीकरण पे 3 साल मतलब की किस्तों में वो पैसा दे करके विद्युतीकरण का काम अपनी बस्तियों में कर सकते हैं जी। ये योजना हमने अभी जुम्मे 10 से 15 दिन पहले ये योजना लागू की है कि 3 साल प्रति महीने मतलब 12 से 36 महीने की किस्तों में वो अपने यहाँ विद्युतीकरण के लिए जो पैसा लगता है वो हमसे कनेक्शन लें और 36 महीनों में वो किस्त दे करके उन्हें विद्युतीकरण का लाभ मिलेगा, उन्हें स्थायी कनेक्शन मिलेगा। मेरा एक और सवाल, अजय जी आप कोई एक राजनीतिक सवाल भी करना चाह रहे हैं? हाँ वही कह रहा था कि बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी का महासदस्यता अभियान चला उसमें प्रद्युम्न सिंह जी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मध्य प्रदेश में 3रे नंबर पर आई है। आपको बधाई। क्या ये इसको मान लिया जाए कि प्रद्युम्न सिंह तोमर अब भारतीय जनता पार्टी के रंग ढंग में पूरी तरह रच बस गए हैं? आज निश्चित रूप से जो मैं कुछ हूं वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हूं, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से हूं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण हूं और निश्चित रूप से मुझे उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर काम करने में एक आनंद आ रहा है। और आप देख रहे होंगे मेरे जब से भारतीय जनता पार्टी में हूं जी, और जब मैं कांग्रेस के अंदर भी था तो भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से कार्य कर रही है उसी भावनाओं के अंतर्गत सेवक उस समय भी यही काम करता था जी। तो इसलिए मैं जिस पार्टी में आ गया तो मुझे और आनंद महसूस होने लगा और जो भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है उन अच्छे कामों में यह सेवक गिलहरी का काम करने की कोशिश कर रहा है। आप अपने आप को गिलहरी कह रहे हैं, लेकिन आपके जो समर्थक हैं और पार्टी के दूसरे कार्यकर्ता हैं वो आपको गिलहरी नहीं और उसको बड़ा रूप में देख रहे हैं। ये उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। चलिए, झाबुआ से एक दर्शक है अतुल गर्ग जो सवाल करना चाह रहे हैं। अतुल जी सवाल करें। आपकी कंपनी ने नियम और कानून तो बहुत सारे बना दिए तकनीकी कारणों से जी फिर से सवाल करें अतुल जी फिर से सवाल करें। तकनीकी कारणों से आपका सवाल आ नहीं पा रहा। कंपनी ने नियम और कानून तो बहुत सारे बना दिए हैं लेकिन उसको पालन करने के लिए आपके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। आउट ऑफ सोर्सिंग के भरोसे आप चल रहे हैं और इस तरह से कैसे इसका पालन होगा और कैसे इसका सुधार होगा? उनका सवाल यह है, सीधे आपको नहीं सुनाई पड़ेगा, आउटसोर्स को लेकर के, आउटसोर्स के भरोसे कंपनी चल रही है, उनका सवाल सीधे ये। देखिए, मैं मित्र की ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हमारी 5 कंपनियां काम कर रही हैं। मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी और जनरेशन कंपनी। तो इन विभागों, इन तीनों 5 कंपनियों के निश्चित रूप से मैं आज ये स्वीकार सकता हूं, स्वीकारना चाहिए भी मुझे कि स्टाफ की भर्ती नहीं हुई। उसके कई कारण हैं, उन कारणों में मैं नहीं जाना चाहता, परंतु उसकी पूर्ति के लिए आउटसोर्स पर लोग रखे गए कि लोगों को हमें सेवाएं देनी है। अब हम उनकी समीक्षा कर मैंने इन दोनों में जैसे 1300 लाइनमैन की जगह हमने भर्ती की जगह निकाली हैं, सैकड़ों इंजीनियरों की भर्ती की जगह निकाली हैं और हम अपना समीक्षा करके स्टाफ की क्षमता वृद्धि के लिए सरकार के पास जा रहे हैं, मतलब कैबिनेट के पास जा रहे हैं और उसमें वृद्धि का प्रस्ताव ले जा रहे हैं। जल्दी हम उसकी पूर्ति करेंगे। एक दर्शक है सतना से ऋषभ जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। ऋषभ जी सवाल करें। बिजली कंपनियां समय रहते किसानों को का भुगतान बिजली कंपनी को समय पर नहीं करती, जिससे किसानों पर आर्थिक संकट आ जाता है।
इसके लिए जरूरी कदम क्या उठाए जाएंगे, मेरा मंत्री जी से ये सवाल है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, किसानों को मध्य प्रदेश में बिजली बहुत अन्य प्रदेशों की अपेक्षा लगभग 16,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार देती है। ऐसे 1 रुपए की बिजली दी तो 1 रुपए में किसान से हम 8 पैसा लेते हैं मात्र। और अभी हमारी ये 25 घरेलू और किसानों को मिलाकर के 25,000 करोड़ की सब्सिडी, हमारी 25-26,000 करोड़ की सब्सिडी भुगतान मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है जी। और इन दिनों में तो पिछले साल का जो सब्सिडी रुकी थी उनका भी भुगतान हमने किया है, पर इससे किसानों पे कोई असर नहीं पड़ता। किसानों को तो हम समय बिजली दे रहे हैं 10 घंटे। जी चलिए, मनोज हैं बैतूल से हमारे दर्शक। मनोज जी, सवाल करें अपना। सारनी पावर प्लांट जो कि बैतूल की एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी और यहाँ पे इकोनॉमी दर बढ़ी हुई थी, जो आज की स्थिति में यहाँ की सारी यूनिटें बूढ़ी हो चुकी है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जा रहा। ताप विद्युत गृह बंद होने की कगार पर है, जिससे पलायन की स्थिति बनी हुई है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और खास बात यहाँ पर कि ठेकेदारी प्रथा में कई युवा, बेरोजगार युवा यहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह उन्हें 4-4, 6-6 महीने का की तनख्वाह तक नहीं दी जा रही। सिर्फ यही सवाल है कि नई यूनिट कब तक लगेगी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि निश्चित रूप से आपने प्रश्न जो किया है, हमारी विद्युत इकाइयां की उम्र पूरी हो गई थी, उनको हमने रिटायर किया। और शायद आपके नॉलेज में भी होगा कि 660 मेगावाट क्षमता की नवीन विद्युत इकाई स्थापित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कंपनी हेतु कंपनी द्वारा उसकी निविदाएं भी जारी कर दी गई हैं। और अभी साथ में विद्युत गृह परिसर में एक हमने सीमेंट क्लिंकर ग्राइंडिंग इकाई की स्थापना की अनुमति दी है, वो भी अपने काम की शुरुआत करने जा रही है। तो इससे ये कहना गलत है कि लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के क्षेत्र से एक सवाल है, छिंदवाड़ा से। परमजीत जी, अपना सवाल करें। माननीय मंत्री जी, आपसे एक सवाल है। आपकी कंपनियों में एसी कमरे में बैठने वाले कर्मचारी अधिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन मैदानी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी लगातार कम होते जा रहे हैं। अभी लगभग चांद में 4-4.5 घंटे से लाइट बंद है और फोन करते हैं बिजली ऑफिस में कोई जवाब नहीं देते, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। मैं परमजीत जी आपसे जानना चाहता हूं कि अभी लाइट 4 घंटे से किस जगह की बंद है, वो जानकारी मुझे देंगे। आपकी लाइट के लिए अभी अगर बिना मेंटेनेंस या कोई बड़े एक्सीडेंट की घटना के कारण अगर 4 घंटे लाइट आपकी के बिना बंद है तो निश्चित रूप से अभी कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि ये निश्चित रूप से आप ये देखिए कि हमारे पास अभी लगभग 30 से 35 हजार आउटसोर्स कर्मचारी हैं। कहीं ऐसी कमी नहीं है जहां पर, और हमारे एई हैं, जो कमी निचले स्टाफ में आई है उसी तुलनात्मक दृष्टि से बड़े अफसरों में, बड़े अधिकारियों की संख्या भी उतनी अनुपातिक दृष्टि से कम हुई है। जी, ये कहना आपका गलत है कि सिर्फ नीचे कर्मचारी कम है और ऊपर अधिकारी ज्यादा हैं। उसी अनुपातिक दृष्टि से कमी आई है और उसकी पूर्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये आपको हम पहले ही जवाब दे चुके हैं। कटनी से हमारे एक दर्शक हैं राघवेंद्र सिंह, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। राघवेंद्र जी, सवाल करें। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी से एक सवाल है कि जिस तरह से उन्होंने मीटर रीडिंग का काम पूरी तरह से आउटसोर्स कंपनियों के बदौलत छोड़ दिया है और मीटर रीडिंग में जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं और समय से मीटर रीडिंग का काम नहीं हो रहा है और लगातार शिकायतें आ रही, शिकायतों पर निराकरण नहीं हो रहा है, जैसी समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? आप ये देखिए कि पहले आंकलित खपत कितने बिलों में आती थी और आज कितने बिलों में आ रही है शहरी इलाके में। मैं अगर गलत कह रहा हूं, ये सेवक गलत कह रहा है तो मुझे बताएंगे। दूसरा, वर्तमान में देश की लगभग सभी राज्यों में मीटर रीडिंग का कार्य जो बाहरी लोग हैं सेवा प्रदाता के माध्यम से ही किया जा रहा है। और दूसरा, 10 किलोवाट के ऊपर के जितने मीटर लग गए हैं सब स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उनकी मीटर रीडिंग जी कार्यालय में हो रही है। और जैसे इंदौर शहर में
कई शहरों में स्मार्ट मीटर लग गए हैं, उसकी रीडिंग ऑफिस बैठ के हो रही है। और कुछ जगह पे कोई शिकायत तक होगी तो उस शिकायत का निराकरण हम करेंगे। आपकी शिकायत तो कोई एरिया विशेष हो तो मुझे बताएंगे, उसको दूर करेंगे। सिंगरौली से एक दर्शक है, अपना सवाल करें। श्रीकांत द्विवेदी जी। मंत्री जी से मेरा सवाल है कि पहले सरकार कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए लोगों को खूब प्रोत्साहित किया, अब बिजली के संकट का दौर है, क्या सरकार फिर से जोर लगाएगी कैप्टिव पावर प्लांट लगाने के लिए? ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब बिजली की कमी थी तब कैपेटिव पावर प्लांट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया गया, उनको प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि सरकार पर्याप्त बिजली आपूर्ति नहीं कर पा रही थी। वर्तमान में प्रदेश की विद्युत उपलब्धता 23,000 मेगावाट है, जबकि अधिकतम मांग है 17,000 मेगावाट तक जी। और पिछले वर्ष में ही हमने 17,400 कुछ मेगावाट बिजली प्रदेश में अभी तक की सर्वाधिक बिजली मांग की पूर्ति की है। तो अब कैपिटल पावर प्लांट लगाए जाने हेतु प्रोत्साहित करने की जरूरत नहीं, कोई औचित्य अभी नहीं है। जी। पन्ना से एक दर्शक है टाइगर खान हमारे साथ। टाइगर जी सवाल करें। मेरा माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल है कि मीटर और मीटर रीडिंग दो ऐसी समस्याएं हैं जिनका आज तक बिजली विभाग निराकरण नहीं कर पाया है। पिछले 20 सालों में पता नहीं कितनी बार मीटर बदले जा चुके हैं, आखिर ऐसा क्यों? अब मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने बात कही है, कई बार आपने देखा होगा कि घर के मीटर में आग लग गई तो मीटर बदला जाएगा, कई बार मीटर खराब हो गया तो बदला जाता है, कई बार आपका मांग आपका वोल्ट आपकी क्षमता वृद्धि घर की कर ली आपने, 1 किलोवाट की जगह 5 किलोवाट का बिजली मीटर अपना बढ़वा लिया तो 5 किलोवाट के हिसाब से मीटर लगेगा जी। और कुछ जगहों पे जब स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं अब तो पुराने मीटरों को बदला जा रहा है, तो उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जी। आपसे अब निश्चित तौर पे ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर से सवाल हैं, आपके क्षेत्र से कई सवाल हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल मेरा है। आप अच्छे संपन्न परिवार में पैदा हुए, सामान्य तौर पे ग्वालियर चंबल के ठाकुरों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ संपन्न परिवार लोग पैदा होते हैं। घर वाले सोचते हैं कि हम लड़के को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी बनाएंगे। आप क्या जब कॉलेज में पहुंचे तब से ही जनसेवा के लिए आप प्रोत्साहित किए गए थे कि हमें जनसेवा ही करना है या हमें राजनीति ही करना है? ये बचपन से ही आप ये मैं बात आपको, मेरा जन्म ग्राम नावली में हुआ है जी, ग्रामीण क्षेत्र में जी। अन्याय के खिलाफ जी लड़ने की भावना मेरे जन्म से मेरे मन में थी, और जब लोग राजनीतिक चर्चा करते थे तो मैं गंभीरता से उनकी बात को सुनता था जी। और लोग, जब मैं धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई तो मैं अम्बा के डीएवी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा, हाटरेगंडी में पढ़ा, फिर मेरा कोरबा में पढ़ा, फिर शिक्षा ग्वालियर में भी मेरी हुई। तो जो अन्याय के खिलाफ और सेवा का भाव मेरे अंदर था तो वो मुझे राजनीति की ओर ले गई। अब मैं आपको एक छोटा सा घटनाक्रम बता के इस बात का समाप्त करूंगा कि एक बार, ये सही घटना कह रहा हूं जी, मैं 11वीं का स्टूडेंट था, एक मित्र था मेरा, उस मित्र को एक पुलिस के बड़े अधिकारी के बेटे ने अनावश्यक क्लास के अंदर मुक्का मार दिया जी। तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत गलत बात है। जब हमने उसका प्रतिशोध किया जी, तो पुलिस के बड़े अधिकारी का बेटा था तो उसने अपने पापा को फोन कर दिया, तत्काल पुलिस आ गई। तत्काल पुलिस आई, ये मैं ग्वालियर का घटनाक्रम है। तत्काल पुलिस आ गई तो उस लड़के को लेके चली गई जो मेरा मित्र था।
तो फिर मैं वहाँ से पैदल चल के, साइकिल थी उस समय, साइकिल से चल करके मैं स्कूल से हजीरा पुलिस चौकी पे आया। हजीरा पुलिस चौकी पे आकर के मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं चौकी के अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, पर हिम्मत करके मैं चला गया। जब मैं गया तो मैंने वहाँ देखा कि टीआई साहबान बैठे हैं। टीआई साहबान को मैंने बोला तो उन्होंने कहा ज़्यादा नेतागिरी करोगे तुमको भी बंद कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल बंद करिएगा, पर सही बात को जरूर सुनिएगा जी। मैंने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया तो उनके अंदर भी एक इंसानियत थी। तो उन्होंने कहा ऐसा ही है? हाँ है। तो आप चलिए क्लास में। वो गए, उन्होंने लोगों से पूछा क्या बात है, तो वहाँ की क्लास की छात्र छात्राओं ने अपनी सही बात रखी। सही बात रखी तो आकर के उन्होंने वही बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई, तो उस लड़के को छोड़ दिया। उस दिन से मेरा मनोबल बढ़ा और उसी दिन से मैं राजनीति में चला गया, छात्र राजनीति में काम किया। उसके बाद मेरे ग्वालियर में जेसी मिल, एक बड़ा मिल था, वो बंद हुआ, तो उसका लेकर मैंने छात्र कई रैलियां निकाली, कई बार मैं जेल गया जेसी मिल के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहां बैठा हुआ हूं, मेरी 21 बार तो यात्रा जेल की 13 से और 18 के बीच हुई है, 21 जेल यात्राएं जी। और 1993 से लेकर के 2003 तक मेरी 12 बार जेल यात्राएं हुई है। तो मैं लगभग 34-35 बार जेल यात्राएं कर चुका हूं जी। जेल यात्रा ये मैंने अपने लिए नहीं की, अपने घर बनाने के लिए नहीं की, जनता के गंदे पानी के लिए, जेसी मिल के मजदूरों के हक के लिए, इस बात के लिए मैंने जेल यात्राएं की हैं। तो आज मैं जो यहां बैठा हूं तो निश्चित रूप से मुझे वो सारी चीजें जो आप कहते हो ना, कभी कभी आप ऐसा क्यों करते हो, तो लोगों के बीच भावनाओं को सुनने के लिए मैं किसी बुजुर्ग के पास, जैसे अभी चित्र देख रहे होंगे आप, कोरोना काल में मैं आपको पूरा पहन करके उन लोगों के बीच जाके गया। तो ये जो सब भावनाएं, जो दिल की जो भावनाएं हैं, जो मेरा जो अनुभव है, उसने मुझे राजनीति के लिए प्रेरित किया। और आज लोगों की दुआ, आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से आज यह सेवक आपके बीच आपकी सेवा करने के लिए उपलब्ध है। सुना है कि कई बार आपको शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो कभी ऐसा लगा, मैंने सीधे सीधे कहें कि पुलिस की पिटाई भी अच्छी खासी हुई है आपके साथ, आप जेल पहुंचे, तो कभी आपका मन विचलित हुआ हो कि ये राजनीति पे कहां से आ गया? कोई ऐसा समय आया वो लाठी डंडों ने मेरे को एक ताकत दी, संबल बढ़ाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए जी। और आप देखिए कि इतिहास के पन्नों में संघर्षशील बलिदान होने वाले लोगों का ही नाम लिखा गया है। घर पर बैठे हुए लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया है जी। अब यह तुम्हें तय करना है, मुझे तय करना है कि आपको क्या बनना है। तो वो काम सेवक प्रद्युमन सिंह को समझ में आया, उसके लिए मैं लड़ा। आज उस लड़ाई का, उस सेवा का फायदा भी तो मुझे मिल रहा है कि मैं इस मध्य प्रदेश में एक ऊर्जा मंत्री के ओहदे पर बैठा हूं जी। बहुत बड़ा विभाग है ऊर्जा विभाग, माने बिजली विभाग ने ही दिग्विजय सिंह की सरकार गिरा दी थी और उमा भारती जी की सरकार लेके आई थी। ऐसा दायित्व तो आपके पास मिला हुआ है और ये विभाग है कि पूरी सरकार को प्रभावित करता है निश्चित तौर पे। अब हम ग्वालियर चलते हैं, जहां से सविता जी अपना ओपी सविता अपना सवाल करना चाह रहे हैं। ओपी जी सवाल करें। आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, आपके क्षेत्र में तो लाइटें मतलब बहुत जलती रहती हैं। स्ट्रीट लाइट हमारे वार्ड 58 में बहुत जलती नहीं है और बंद हो जाती रहती है और कटौती बहुत होती है। इसका निराकरण कब तक होगा? देखो, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्ट्रीट लाइट जी निश्चित रूप से हमारे सरकार का ही एक हिस्सा है, पर यह नगर निगम का दायित्व है कि स्ट्रीट लाइटें जो खराब होती हैं उन्हें मेंटेनेंस हो। मैं निश्चित रूप से यहाँ ये स्वीकार कर सकता हूँ कि ग्वालियर में स्ट्रीट लाइट की समस्या, अभी स्ट्रीट लाइट खराब जो है होने की समस्या है। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करना चाहता और मैं भले ही मैं विधायक आपके क्षेत्र का नहीं हूं,
अगर आपके क्षेत्र में बिजली की कटौती होती होगी उसको मैं, सविता जी आप मुझे अपना नंबर लिखाएंगे, अगले दौरे में मैं आपके घर जरूर आऊँगा। सविता जी का पूरा नाम और नंबर लेंगे, अभी मैं आपके घर आऊँगा और आपके क्षेत्र की समस्या को सुन करके अगर बिजली विभाग की तरफ से कोई कमी होगी उसको ठीक करेंगे और आपकी स्ट्रीट लाइट के लिए भी मैं उसी समय नगर निगम आयुक्त, सीओ स्मार्ट सिटी को निर्देश दूंगा। चलिए सविता जी, आप खुश होंगे। आप निश्चित तौर पर मंत्री जी ग्वालियर दौरे पे आए, आपके घर आएंगे। मैं ये चाहूंगा कि सविता जी का नाम और नंबर मुझे मिल जाए, बिल्कुल, इससे मैं उनको जाऊं नहीं, मेरी ये घोषणा सिर्फ घोषणा ना रह जाए। तो नंबर मुझे दे देंगे सविता जी अपना? बिल्कुल बिल्कुल, आपको नंबर भी दे देंगे और एड्रेस भी दे देंगे। हरि सिंह जी हैं ग्वालियर से। हरि सिंह जी सवाल करें। निवेदन इस बात का है कि पहले कांग्रेस की सरकार में एक परिवार में 2 मीटर मिलते, अगर एक पिताजी है, अगर 2 बच्चे हैं, दोनों को मीटर मिलते थे। आज की व्यवस्था ये हो गई है कि एक घर होगा तो एक ही मीटर मिलेगा। तो बात खड़े हो गए, इससे बात होते हैं नहीं, घर में इससे बात होते हैं। मंत्री जी अगर 2 बच्चे हैं पिता के और 1 मीटर लगेगा तो अलग अलग होंगे, कैसे समाधान होगा? शायद अभी आपको ये जानकारी में नहीं है कि 6 महीने के लिए हमने मध्य प्रदेश, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इन जगहों पर 2 मीटर कनेक्शन लेने के लिए लोगों के लिए आवेदन मंगाए, उनको कनेक्शन दिए गए। आप पता कर लीजिए। जी चलिए, ग्वालियर से ब्रिजमोहन जी हैं। ब्रिजमोहन जी सवाल करें। आप लगातार शहर में विकास का काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार भी दावा करती है कि शहर में निरंतर विकास चल रहा है और दिख भी रहा है कई जगह पाइपलाइन में काम है। लेकिन पहली समस्या है ईजी ऑफिस का जो अंडरब्रिज है, वहाँ की जो अंडरब्रिज की समस्या है वो समाधान हो नहीं पाया। उसके पहले एजी ऑफिस का जो सिटी सेंटर वाला ओवर ब्रिज है वहाँ से खुदाई का काम चल रहा है, ये कब तक पूरा हो जाएगा? क्योंकि इसकी वजह से 7-8 कॉलोनी की लगभग 1.5 लाख से ऊपर की जनता बड़ी परेशान है। ब्रिजमोहन जी, एक आप अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले जो वहां पे जो नाला बन रहा है, इससे पहले वहां उस इलाके में वर्षा का पानी भरने की समस्या थी। उसके समाधान के लिए हमारी सरकार वहां पे नाला बना रही है जी, बड़ा ह्यूम पाइप डाल के बड़े नाले बना रही है, जिससे उन बस्तियों को पानी निकास की व्यवस्था होगी। निश्चित रूप से जब बाल तोड़ होता है तो उसका ऑपरेशन होता है, पीड़ा होती है जी, पर क्यों की जाती है? उसका स्थायी रूप से हल करने के लिए। तो निश्चित रूप से रोड खुद रही है, नाला बन रहा है और उस नाले के कारण जब नाला बन जाएगा तो बरसात के स्थायी और वर्तमान का पानी निकास की सुविधा हो जाएगी। इससे लोगों को समाधान हमेशा के लिए हो जाएगा और पीड़ा कुछ दिन की है वो ठीक कर दी जाएगी। ग्वालियर से एक और दर्शक हैं, अभय जी। अभय जी अपना सवाल करें। मंत्री जी नमस्कार, मैं अभय बोल रहा हूँ। 20 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई थी तो बिजली संकट उसका एक बड़ा कारण था, लेकिन 20 साल बाद भी स्थिति कमोबेश वही है, ज्यादा अंतर नहीं आया और सिटी सेंटर जैसे पॉश क्षेत्र में भी बिजली बिना किसी नोटिस के जाती रहती है। तो मैं जानना चाहता हूँ इसका कब तक निदान हो पाएगा समस्या? अभय जी, मैं आपसे, आपने बात बहुत अच्छी कही है। आपके मैं प्रश्न को ना कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं, सही। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2000 बिजली के साथ साथ शहर की सड़कों का चौड़ीकरण, शहर की आप फूलबाग पर 132 केवी का सब स्टेशन बनने का काम जारी है। मोनोपोल लगाए गए, मोनोपोल लग रहे हैं। इन सब के कारण निश्चित रूप से विद्युत अवरोध आता है, पर विकास भी जरूरी है, मेंटेनेंस भी जरूरी है। आने वाली पीढ़ी के लिए बिजली पर्याप्त मिले, इसके लिए सब स्टेशन 132 केवी के, 33/11 केवी के सब स्टेशन, पहले की तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे हर क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण विशेष रूप से बिजली अवरोध पैदा होता है। पर आपके अगर एरिया में कोई विद्युत अवरोध होगा मैं उसे दिखवा लूंगा। आप मुझे व्यक्तिगत भी फोन लगा सकते हैं। जी, प्रवीण शर्मा जी हैं, ग्वालियर से ही हैं, अपना सवाल करें प्रवीण जी। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि 2013 के चुनाव में अहम भूमिका चुनाव जिताने में अटल ज्योति अभियान की रही, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं डब्बा बंद हो गई, वो भगवान भरोसे वो कहीं ना कहीं सब कार्यक्रम हो गया। तो ऐसा देखा जाता है कि फिलहाल शहरी क्षेत्रों में तो लगातार अच्छी स्थिति हो गई है, लेकिन ग्रामीण फिर भी परेशान है कहीं ना कहीं। तो किस तरह से आप उसको और बेहतर करेंगे
और ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं वो कब 100% और पूरी तरह से और कहीं ना कहीं इनफ तरीके से जो संतुष्टि उनको मिल पाएगी। देखिए, अटल ज्योति योजना जो है, हमारी माननीय तत्कालीन सरकार, बीजेपी की सरकार ने ये फैसला किया कि हम पहले, आपको मालूम है कि गांव में बिजली कैसे मिलती थी 2002 और 3 में जी, किसानों को कितनी मिलती थी। हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने फैसला किया कि हम किसानों को 10 घंटे बिजली देंगे और गांव और शहर को 24 घंटे बिजली देंगे। तो आज हम शहर को बिजली 24 घंटे दे रहे हैं, किसानों को हम 10 घंटे बिजली दे रहे हैं। अब इसका आप कहेंगे तो हम जो हमारे फीडर हैं उनमें जो मीटर लगे हुए हैं, वो मीटर से आपको आंकलन मिल जाएगा कि कितने घंटे बिजली प्रदान की गई है। हो सकता है कोई एरिया किसी, आप मान लो कभी आंधी में 10, अभी वैसे आंधी तूफान, नदियां चढ़ गई बाढ़ में, तो आपने जो एरिया बाढ़ से होकर के जो नालें निकल रही हैं, पानी बिजली की लाइनें निकलती हैं, तो उसमें डूब गई या खंभे गिर गए तो निश्चित रूप से समय लग सकता है जी। परंतु बिजली किसानों को 10 घंटे देते हैं, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं। एक अंतिम दर्शक है हमारे साथ ग्वालियर से, प्रवेश जी हैं। प्रवेश जी, अपना सवाल करें। मंत्री जी, आपसे सभी निवेदन है कि आपकी विधानसभा जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे विकास कार्यों की चर्चा हर जगह हो रही है, और क्या हम यहाँ पे दूसरे इलाकों में जो रहते हैं रहवासी, क्या हम आपके लिए प्रतीक्षा करें कि आप विकास कार्य हमारे लिए कर पाएंगे, और कब तक कर पाएंगे, आप इसकी भी कोई गारंटी दे सकते हैं? प्रवेश जी, दूसरे विधानसभा क्षेत्र। नहीं, प्रवेश जी, देखिए, मैं ग्वालियर से, मैं भी हूं, आप भी हैं। पहले आप देखते थे कि ग्वालियर में सड़कों की स्थिति क्या थी, आज सड़कों की स्थिति बदली है। कुछ खराब हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा। आप देखिए कि एलिवेटेड रोड जो बन रहा है 1400 करोड़ का, ये पूरे शहर की यातायात व्यवस्था के लिए एक योजना है, तो इस योजना का लाभ पूरे शहर को मिलेगा। जी, हमारे 1000 बिस्तर के अस्पताल का उन्नयनीकरण हुआ है। आप ये देखिए कि ग्वालियर का एयरपोर्ट, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कम समय में विशाल अच्छा भव्य एयरपोर्ट बना के तैयार किया है। आप ये देखिए कि ग्वालियर में रेलवे स्टेशन का उन्नयनीकरण हो रहा है जी, ग्वालियर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनकर तैयार हो रहा है जी। निश्चित रूप से विकास हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, पर कई जगहों की हो सकता है रोड खराब हो, ऐसी कोई बात होगी तो हम सब मिल करके, मैं विधायक ग्वालियर 15 विधानसभा से हूं, पर मंत्री में प्रदेश सरकार का हूं, और विकास करके कोई हम आप पे एहसान नहीं करेंगे। आपकी भावनाओं को जो कष्ट हो रहा है, मैं दिल से उसके लिए, मुझे भी पीड़ा है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप काम हम करें, और मैं नगर निगम आयुक्त से चर्चा करके उसका समाधान कराने की कोशिश करूंगा। जी, 2 सवाल आखिरी मेरे हैं, इसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। एक तो ये है, राजनीति में सामान्य तौर पर लोग अपने आका बदलते रहते हैं। आपका 30, 35, 40 साल से एक ही परिवार, एक ही व्यक्ति पर समर्पण है। क्या जब आप छात्र राजनीति से आए तब से ही आपने सोच लिया था? क्या देखा आपने उनमें, यानी चाहे माधवराव सिंधिया जी हो, चाहे ज्योतिरादित्य जी हो? देखिए, मैं राजनीति की शुरुआत जो मेरी हुई जी, निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि मैं श्रीमंत जो माधवराव, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में मुझे राजनीति करने का अवसर मिला है। बड़े सहृदय थे वो जी। अगर वो नाराज थे आपसे तो नाराज का एहसास हो जाता था, वो खुश थे तो खुश का एहसास होता था। वो किसी भी कार्यकर्ता का ख्याल रखते थे, उसके साथ ऐसा नहीं करते थे कि प्यार से हाथ फेर दिया और पीछे से ठीक है अपने हाथ पे छोड़ दिया उसे। उन कार्यकर्ताओं का वो बखूबी ख्याल करते थे। मेरे जैसे साधारण इंसान को उन्होंने जो ये स्नेह और प्यार दिया,
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर है, बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी संगठन प्रधान है जी, वहां व्यक्ति विशेष से संगठन चलता था जी। तो मैं माधवराव कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया के सानिध्य में, माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सानिध्य में वहां काम किया, मेरे को अवसर मिला जी। पर जिस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, मुझसे श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि दोनों संगठनों का बहुत अंतर है। तो उस समय से आप देख रहे होंगे कि मेरा संगठनात्मक रूप से काम करने के लिए, चाहे सरकार की कोई योजना हो उसको क्रियान्वयन के लिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, चाहे वो सदस्यता रही हो, उसमें एक संगठन के मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने इस सेवक ने काम किया है जी। निश्चित रूप से मुझे कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी और माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद रहता है, मुझे मार्गदर्शन देते हैं और उनके अंदर जो सेवा की भाव है वो राजनीति के लिए नहीं, समाज सेवा के लिए करते हैं, वो अपने लिए राजनीति नहीं करते हैं। उनके अंदर मैंने एक पीड़ा देखी है कि वो जैसे सार्वजनिक विकास कार्य के लिए उनसे कोई बात शेयर की जाए तो वो उस बात को अपने दिल और दिमाग में उतार लेते हैं, जब तक वो क्रियान्वयन नहीं होता तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसका उदाहरण ग्वालियर का एलिवेटेड रोड है। यही कारण है कि आप इतने दिनों से केवल समर्पण और समर्पण भाव से उनके साथ हैं। निश्चित रूप से मैं उनके प्रति आदर भाव मेरा है, मेरा समर्पण है, पर उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद कहा है व्यक्ति विशेष नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है, इसलिए आप संगठनात्मक रूप से काम करिएगा। मंत्री पद लोग सरपंच पद नहीं छोड़ते हैं, विधायक पद नहीं छोड़ते हैं। जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक मैसेज दिया और आपने मंत्री पद तुरंत छोड़ने का कि मंत्री पद छोड़ देंगे, कोई किंचित मात्र भी आपके मन में कुछ संकोच पैदा हुआ उस समय? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बात शेयर कर दूं, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं था जी। हम जनता की सेवा के लिए चुने गए थे, क्षेत्र के विकास के लिए हमको जनता ने चुना था। जब मैं प्रदेश के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से मिलने जाता था तो बजट का अभाव बताते थे और मैं देखता था व्यक्ति विशेष क्षेत्र का विकास हो रहा है, तो जनता हमसे प्रश्न करती थी जी। और ये बात जब हमने माननीय श्रीमंत सिंधिया जी से कही, श्रीमंत सिंधिया जी के माध्यम से भी हमने कई बार चर्चा की, एक वो स्थिति वो आ गई कि माननीय सिंधिया जी ने कहा कि ये जनता की बात को सुनो, नहीं सुनोगे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा सड़क पे आ जाओ। तो जनता के लिए ही हम चुने गए थे, तो जनता के लिए हम एक पल एक क्षण नहीं लगा, हम सड़क पे आ गए। पर हम जनता के हित के लिए सड़क पे उतरे थे, जनता ने हमें दोबारा गद्दी दे दी और जो गद्दी के लिए, सरकार के लिए, सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों के लिए सत्ता में आए थे, वो सत्ता से उतरकर सड़क पे आ गए। सड़क उनको मिली, गद्दी आपको मिली जी। चलिए, अंतिम आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? हमारा कार्यक्रम समाप्त। देखिए, मैं ये सेवक एक बात जरूर कहना चाहता है, ये पंक्तियां कहां से आई वो एक विषय है, पर मेरे पिताजी सुबह और शाम एक बात हमेशा बोलते थे, चंद लाइनें, मेहनत करो जी तोड़ कर मेहनत करो, हर शौक से मुंह मोड़ कर मेहनत करो, जो चाहोगे मिल जाएगा, इनाम मिले इकरार मिले, जो चाहोगे मिल जाएगा, मेहनत करो जी तोड़ कर। ये लाइन सुबह और शाम ये सेवक आज भी जरूर इन चंद लाइनों को पढ़ता है, स्मरण करता है। वो मुझे एक शक्ति देता है, शक्ति मिलती है। तो मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, और लोग कर भी रहे हैं, मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं और कर रहे हैं। मैं उन सारे सम्मानीय साथियों को जो इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए, जैसे आने वाली पीढ़ी का तात्पर्य सब समझ रहे हैं कि हमारा बेटा और बेटी, जिसको हम
अपना दिल का टुकड़ा कहते हैं, आंखों का तारा कहते हैं। तो उनका प्यार क्या सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान है? वो एक हिस्सा है, पर दूसरा हिस्सा है उनके अनुकूल वातावरण बने। वातावरण जब कब बनेगा? जब अच्छे लोग होंगे। तो मैं अपने साथियों से लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छे लोगों का सम्मान करें, अच्छे लोगों को पुरस्कृत करें। और जब अच्छे लोगों की तादाद इतनी ऊंचाई पे होगी, दूसरा शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, उसकी संख्या जितनी नगण्य होगी, उसमें ही हमारा कल का भविष्य सुरक्षित होगा। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना है कि अच्छे लोगों का सम्मान, सत्कार, सहयोग करना और तेज करें। धन्यवाद। चूंकि बिल्कुल धन्यवाद कह दिया, लेकिन बेटा बेटी की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। सुबह 6 बजे से 7 बजे से आप जनसेवा में जुटते हैं, रात तक जुटते हैं। परिवार को क्या आप टाइम दे पाते हैं? कहीं कसक है कि हम टाइम अपने परिवार को नहीं दे पा रहे? निश्चित रूप से कई बार कुछ पक्ष बहुत ऊंचे मजबूत होते हैं, कुछ पक्ष कमजोर होते हैं। जो समय मुझे अपने बेटा बेटी और परिवार को देना चाहिए नहीं दे पाया, उसको मेरी माँ ने और मेरी पत्नी ने, उसको मेरे बड़े भाई और पिता ने बहुत सहयोग करके परिवार को चलाने में योगदान दिया। परंतु यह रास्ता मैंने ही तो चुना था। किसी ने मुझे पीले चावल थोड़ी देती है कि समाज सेवा के लिए आप उतर के आओ, निकल के आओ जी। तो रास्ता मैंने चुना, तो उस रास्ते के अच्छे और बुरे दोनों फायदे होते, उनका सामना मैं कर रहा हूं बखूबी तरीके से। अच्छा तो है, लेकिन जब आप जेल जाते होंगे, निश्चित तौर पे जब शादी नहीं होगी तो घर में माँ पिता भाई, जब शादी हो गई तो पत्नी, ये कहाँ का रास्ता चुन लिया? इस तरह की कभी भी आप बात आई आपके सामने? मैं आपको एक बात कहूं जी, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पिता के कारण। मेरे पिता बहुत ईमानदार अफसर थे जी, एक अच्छे स्वयंसेवक भी थे वो। मुझे ध्यान है कि 2017 में मैं गंदे पानी के लिए संघर्ष कर रहा था जी। उस समय मैं जेल गया, प्रशासन के साथ मेरा बड़ा टकराहट हुआ। मेरे परिवार का एक साथ अत्याचार भी हुआ काफी। मेरे परिवार का एक होटल था, उस होटल को तोड़ने का प्रयास भी हुआ। उस समय मेरे पिता ने एक बात मुझसे कही थी कि तुम प्रद्युम्न सही रास्ते पर लड़ रहे हो, अपने रास्ते पर लड़ना, झुकना मत। होटल टूटे या बचे या टूट जाए वो फर्क नहीं पड़ेगा, तुम जिस गांव से निकल के आए थे उसी गांव में पहुंच जाओगे। परंतु सत्यता से समझौता मत करना। वही ताकत है, मुझे आज अच्छी तरह से याद है कि अगर शायद उन्होंने मुझे संबल उस समय नहीं दिया होता तो ये सेवक शायद झुक जाता, तो आज यहां नहीं बैठा होता। तो सत्यता के साथ संघर्ष में ईश्वर भी साथ देता है। बिल्कुल, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन परास्त कभी नहीं हो सकता। सही कहा। तो आपने हमें इतना समय दिया, स्वराज एक्सप्रेस को चैनल को इतना समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मंत्री जी। और आप निश्चित तौर पे इसी तरह से ऊर्जा आपके अंदर रहे और ऊर्जा विभाग हमारा काफी ऊंचाइयों पे जाए। आप सबको, सभी दर्शकों को प्रणाम और स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना समय मेरे को दिया, मेरे साथ व्यतीत किया। धन्यवाद। जय हिंद। तो हमने आज बात की प्रदेश के ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से, जिनसे स्वराज एक्सप्रेस ने कई सवाल किए और प्रदेश भर के स्वराज एक्सप्रेस के दर्शकों ने भी सवाल किए, जिनका मंत्री जी ने न केवल बेबाकी से उत्तर दिया बल्कि दर्शकों को यह आश्वासन भी दिया कि उनकी समस्याओं से निजात कैसे और कब मिल पाएगी। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने पर। उन पर यह शेर बहुत मुफीद बैठता है। कहते हैं हर बात जुबान से हम इशारा नहीं करते, आसमान पे चलने वाले जमीन से गुजारा नहीं करते, हर हालात को बदलने की हिम्मत है हमें, वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।